नमस्कार दोस्तों। फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा है उसके 26 तारीख के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। आज जो है अंतिम एग्जामिनेशन था दोस्तों। अब इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है। आगे जो आने वाले हैं एमटीएस का एग्जाम है, उसके लिए भी यह वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि टीसीएस का जो पैटर्न है वो जो है रिपीटिंग पैटर्न होते हैं। जो पीछे पूछते हैं उसी के आधार पर ही पूछा जाता है दोस्तों। और सबसे पहले बता दूं कि यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख पाइएगा कि यहाँ पीडीएफ अपलोड है दोस्तों। चलिए अपना पीडीएफ को ओपन करते हैं और एनालिसिस को शुरू करते हैं दोस्तों। अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसमें देख पाइएगा दोस्तों, हम अपना पीडीएफ को ऑन किया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तिब्बत की जो है तसांगपो नदी जो है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत की जो है तसांगपो नदी जो है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में देख पाएगा कि गंगा है, ऑप्शन दो में देख पाएगा कि यमुना है, ऑप्शन थ्री में देख पाएगा कि ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन फोर में देख पाएगा कि जो सिंधु नदी है। तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को ही जो है भारत में जो है भारत में इसको कहा जाता है, तिब्बत में इसको तसांगपू कहा जाता है और भारत में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। ठीक है। और इसी नदी के तट नदी पर जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप बना हुआ है, जिसको कहा जाता है माजुली, जो है इसी नदी पर बना हुआ है। चलिए इसके बारे में और भी फैक्ट को देखते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि यरलुंग जो है यहाँ पर यरलुंग जो है तसंगपो नदी विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी है। विश्व की ये क्या है, सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी अगर बात करेंगे तो नील नदी जो अफ्रीका में है। इसमें बात किया है कि यह जो है तिब्बत की जो है स्वायत्त क्षेत्र में, मतलब ऑटोनोमस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। आप यहाँ पर देख पाइएगा कि इधर इंग्लिश भी दिया गया है कि तिब्बत का जो है ऑटोनोमस रीजन का ये क्षेत्र में आते हैं। चीन की जो है सबसे लंबी नदी है। इसको चीन की क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। बात करें अरुणाचल प्रदेश से जो है नीचे की ओर, अरुणाचल प्रदेश में आप देख पाइएगा कि जब मैप हम लोग देखते तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसे एंट्री करते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र से अंदर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर गड्ढे का निर्माण करते हैं, जिसको जॉर्ज कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है ये यू टाइप का टर्न ले रहे हैं, उसी को कहा जाता है कि नीचे की ओर मुड़ते हैं। नदी जो है व्यापक हो जाती है, मतलब बड़े बड़े हो जाती है। और असम पहुंचने के बाद जो है नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब असम जैसे ही पहुंचते हैं उसके बाद असम में इसको क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जिसे जो है आप तिब्बत में क्या कहा जा रहा था, तो संगपो कहा जा रहा था। ठीक है। आगे बात करते हैं कि नदी की जो है चरम स्थितियों के कारण जो है नदी को नदियों का एवरेस्ट भी कहा जाता है। नदियों का एवरेस्ट कहने का मतलब होता है एवरेस्ट ऑफ रिवर। ठीक है। बिकॉज स्ट्रीम कंडीशन ऑफ द रिवर, मतलब स्ट्रीम कंडीशन का मतलब चरम स्थिति हो है। ठीक है ना। एक्सट्रीम मतलब होता है ज्यादा, मतलब चरम होता है। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि आगे कुछ गंगा के बारे में बात कर लेते हैं। अब गंगा के बारे में बात करते हैं। इसमें देख पाए कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड राज्य के जो है पश्चिमी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसमें बात करते हैं कि सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील झील के समीप तिब्बती पठार में उत्पन्न होती है। मतलब ये सिंधु नदी जो है ये भी जो है तिब्बत से ही निकल रही है। ठीक है। यह नदी जो है भारत में लद्दाख क्षेत्र से होकर गुजरती है। हमारा जो क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, इस तरीके से भारत का जब मैप हम लोग देखते हैं तो इधर से जो है कुछ इस प्रकार से आता है। तो ये लद्दाख का क्षेत्र होता है। ठीक है। और इधर का क्षेत्र जो होता है चीन ऑक्युपाई किए हुआ है इधर का क्षेत्र। और इधर का क्षेत्र कौन ऑक्युपाई किया था, पाकिस्तान। तो ऐसे करके यहाँ से गुजरता है। ठीक है। अब इसी यही नदी इधर से जो गुजर रहा है इसी को कहा जाता है सिंधु नदी। ठीक है। आगे बात करते हैं कि महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है, जो कि बीच में आप देख पाए कि झारखंड, और इधर झारखंड से नीचे जो है उड़ीसा, उड़ीसा से सटे हुए कौन है, छत्तीसगढ़ है। तो उसी से होकर के ये गुजर रही है, जिस महानदी के ऊपर कौन सा डैम है, तो हीराकुद डैम इसी पर बना हुआ है। ठीक है। अगला देख पाएगा कि
कास्टलिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? कास्टलिंग शब्द जो है शतरंज से संबंधित है दोस्तों। कास्टलिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। आगे देख पाइएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि मुंबई बंदरगाह का जो है मुंबई बंदरगाह पर जब दबाव बढ़ा था तो उसके जो है मुकाबले करने के लिए जो है कौन सा बंदरगाह को निर्माण किया गया था? मतलब उसको उसके दबाव को जो है कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह का निर्माण किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है बंदरगाह, यानी इंग्लिश में इसको सी पोर्ट कहा जाता है, ठीक है, उसका निर्माण किया गया था। इसके बारे में देखिए, अब देखते हैं कि यह जो आप देख पाइएगा कि अभी वर्तमान में जो है भारत में लगभग समझिए कि 13 जो है मेजर सी पोर्ट है। 13 मेजर सी पोर्ट है, ठीक है। अब इसमें देख पाएंगे कि 12 जो है सरकारी है, सरकार के अधीन संचालित होता है, और एक जो है निगम एन्नोर बंदरगाह द्वारा संचालित होता है। ये बंदरगाह भारत की जो है विकासशील अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जितने भी समुद्र से जो भी यातायात होते हैं तो उससे तो हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होती है ना, तो इसीलिए इसका जो है निर्माण किया जाता है। सीपोर्ट का उसी में यूज किया जाता है बड़े बड़े जगह पर जाने के लिए, और सामान वहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें देख पाएंगे हम लोग कि विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर सीपोर्ट है जो इसको जो है आप देख पाए लैंडलॉक टाइप का है, ठीक है, ये चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। आप इसमें देख पाइएगा कि विशाखापट्टनम यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित एक भूमि से जो है घिरा हुआ बंदरगाह है, जो कि देख पाएगा कि ठोस चट्टान और रेत के जो है मध्य से कटे गए चैनल के द्वारा समुद्र से जुड़ा है। यह समुद्र से भी जुड़ा है क्योंकि विशाखापट्टनम आप देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में ये पड़ रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि लो अयस्क है, इसमें आप बात करते हैं पेट्रोलियम है, सामान्य कार्गो है को संभालने के लिए जो है एक बाहरी बंदरगाह विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना इस बंदरगाह के मुख्य भीतरी इलाके हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है इसके जो भीतरी इलाका है, लेकिन आउटर मोस्ट अगर पार्ट अगर बात किया है उस किसका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो यही बंदरगाह है, ठीक है। कांडला जो है ये गुजरात में है, जो कि यह जो है कच्छ की खाड़ी के जो है शीर्ष पर स्थित है, और इसे जो है देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो है हिस्सों की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। अब बात करते हैं कि गुजरात का, जो गुजरात भी समझिए तो ये मुंबई से सटे हुए हैं। यहाँ पर जो है मुंबई है और ऊपर में क्या है, गुजरात है, तो इससे सटे हुए तो काफ़ी जब नज़दीक है तो उससे भी तो कम होंगे ना दबाव। लेकिन हाँ, इसके मुकाबले के लिए हम दबाव कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू सीपोर्ट बनाया गया, जो कि मुंबई में ही है, ठीक है। अगला बंदरगाह देख पाइए कि पारादीप जो है उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप यह भी बंदरगाह है। बात करें कि यह जो है कटक से लगभग 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा में स्थित है। अब महानदी जो है आप देख पाइएगा कि यह जो है तटीय इलाका में पड़ गया, तो वहाँ पर जाकर के ये बे ऑफ बंगाल में मिल रहे, तो वहाँ पर क्या बनाती है, तो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है 100 किलोमीटर दूर जो है महानदी डेल्टा में स्थित है, ठीक है। इसमें जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि मतलब विशेष रूप से बहुत बड़े जहाज़ों को संभालने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत बड़े-बड़े जहाज़ों को संभालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और मार्मो गाँव अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें जो है मार्मो गाँव जो है गोवा में स्थित है। मार्मो गाँव कहाँ है? तो गोवा में स्थित है। इसका स्पेलिंग से भी पता चल जाता है, अंतिम में है GAO, ठीक है ना। इस तरीके से आप पता कर लीजिएगा मरमो गाँव कहाँ है, तो गोवा में है। यह जो है जुआरी जुआरी जो नदी है वो कहाँ है, तो गोवा में है। तो जुआरी नदी के जो मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित है। गोवा में एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब नेचुरली रूप से निर्मित जो है यह बंदरगाह है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत में जो है मथुरा शैली का जो है आरंभ किसके द्वारा किया गया है। मतलब भारत में जो है मथुरा शैली जो है किसका देन है, तो इसमें जो है आरंभ जो है कुषाण के द्वारा किया गया था। अब इसमें बात करते हैं कि ये भारत में जो है, आप इसको बात सुन लीजिए, सिर्फ इसको सुनना जरूरी है। भारत में जो है मथुरा शैली का आरंभ जो है कुषाण सम्राट जो है कनिष्क के शासनकाल में 1ली शताब्दी ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1ली शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा, तो कनिष्क के द्वारा हुआ था। ये कुषाण सम्राट है, ठीक है ना, कनिष्क। मथुरा कला शैली की कुछ जो है खास बातें हम बताते हैं आपको। आपको बता दें कि मथुरा जो है कला शैली जो है
भरहुत शैली और सांची शैली के जो है मिश्रण से बने हैं। भरहुत और सांची के जो है शैली है ये, ठीक है ना, ये दोनों के मिश्रण से कौन बना है, तो मथुरा शैली बना है। मथुरा कला शैली में जो है बुद्ध की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणी और इसमें बात करें कि शैव और वैष्णव जो है देवताओं की मूर्तियां और 4 जैन जिन्नों की जो है छवियां बनाई गई, मतलब उसके पिक्चर बनाए गए हैं, ठीक है। मथुरा कला शैली में जो है मूर्तियां लाल जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई, मतलब लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अब इसमें बात किया जाए दोस्तों कि मथुरा कला शैली की जो मूर्तियां, तो आप देख पाइएगा कि जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ ये जो है मूर्ति रहते हैं इसमें, ठीक है। मथुरा कला शैली में जो है व्यक्ति विशेष की जो है मूर्तियां भी बनाई जाती है, तो कोई व्यक्ति है उसकी जो है मूर्तियां इसमें बनाई जाती है, ठीक है। आगे इसमें बात किया जाए तो मथुरा कला शैली पर जो है गंधार कला शैली का भी प्रभाव है, ठीक है। मथुरा कला शैली में श्रृंगार रस का पर्याप्त चित्रण हुआ है, इसमें जो है श्रृंगार रस का भी चित्रण किया गया है। इतने सारे फैक्ट है इसके जो है मथुरा शैली के। तो आप इसमें फैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो है भारत में जो है मथुरा शैली का देन जो है या फिर आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा किया गया था। आगे देख पाएंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन मतलब मिल्क जो है प्रोग्राम योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए, चलिए इसके बारे में देख पाएंगे कि जो यूपी जो है नंद बाबा मिल्क जो प्रोग्राम है इसमें मिशन का ये मिशन जो है इसमें हम लोग देख पाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की। इसके तहत जो है 8 से जो है 10 लीटर तक दूध देने वाली गाय पालकों को 10,000 रुपए और जो है 12 से अधिक लीटर जो है दूध देने वाली गाय पालकों को 15,000 रुपए राशि देने की बात की। मतलब 12 से जो अधिक 12 लीटर से जो अधिक जो दे रही है गाय, पशु जो दे रही है दूध दे रही है, तो उसको जो है 15,000 रुपये दे रही है। लेकिन 8 लीटर जो दे रही है, 8 से 12 लीटर के अगर बीच में है तो उसको जो है 10,000 रुपये दे रही है, ठीक है। उससे कम वालों को नहीं और इसी बीच में होना चाहिए, ऐसा कहा गया। ये नंद बाबा मिल्क मिशन, दुग्ध मिशन इसको इसका नाम दिया गया है। काफी अच्छा मतलब ये मिशन है, ये हमारे बिहार वगैरह में चलना चाहिए। और जो यूपी से होंगे वो कमेंट करिएगा इस योजना का क्या सच्चाई है सो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाइएगा कि जो मस्क्यूटो बिलोंग्स टू डैश फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, मतलब मस्क्यूटो जो है किस फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके जो संघ है, फाइलम को बोला था संघ, तो ये किस संघ से, किस फाइलम संघ से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन में आप देख पाएंगे कि टेनोफोरा है, उसके बाद है कोडाटा है, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है। तो इसमें देख पाइएगा कि जो ये मॉस्क्यूटो जो है ऑर्थोपोडा संघ से बिलोंग करता है, ठीक है। ऑर्थोपोडा एनिमल किंगडम का ये पार्ट है इसमें। चलिए इसके बारे में देखते हैं। आपको इधर इंग्लिश और इधर इंग्लिश है और इधर हिंदी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम हिंदी करेंगे। सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि आखिर ये ऑर्थोपोडा क्या होता है। तो आपको देखना होगा कि ऑर्थोपोडा आर कैरेक्टराइज बाय देयर ज्वाइंट अपेंडेजेस एंड एक्सोस्केलेटन। देखिए एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाहरी जो स्केलेटन होते हैं उसके द्वारा यह पहचाने जाते हैं। जैसे कि उसके आगे जो डंक हो रहता है ये बाहरी पार्ट हो गया, समझ गए। लेग्स जो हो गए उनके, डंक्स जो हो गए ये बाहरी का पार्ट हो गया, बाहर पार्ट हो गया ये, ठीक है। और उसके जो है ज्वाइंट अपेंडिज जो होते हैं, मतलब उनके जो संयुक्त उपांग होते हैं, जो भी अंग होते हैं संयुक्त एक जगह एकजुट होते हैं, उसको इसीलिए उसको ऑर्थोपोडा कहा गया, ठीक है। अब इसमें बात क्या है कि मच्छर जो है पशु साम्राज्य में फाइलम ऑर्थोपोडा से संबंधित है। मतलब ये फाइलम से संबंधित कौन है, तो मच्छर जो है फाइलम ऑर्थोपोडा से संबंधित है। ऑर्थोपोडा फाइलम में जो है कीड़े मकोड़े आते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े आ गए, उसके बाद क्रस्टेशियस आते हैं और अन्य जो है ऑर्थोपोडा शामिल है, ठीक है ना। आगे इसमें बात किया कि ऑर्थोपोडा की जो विशेषता अगर बात की, उनके जो है संयुक्त उपांगों और बाह जो है कंकालों से होती है। बाह कंकाल मतलब बाहरी कंकाल, एक्सोस्केलेटन जिसको बोला जाता है। देखिए हमारे ऑप्शन में ढेर सारा दिया गया है, मोलास्का दिया गया है, कॉर्डाटा दिया गया है,
टेनोफोरा दिया गया, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा का तो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, लेकिन हम लोग इसमें और भी देखते हैं कि आखिर जो है टेनोफोरा का जो एग्जाम्पल क्या है। ये भी एक फाइलम ग्रुप से बिलोंग करता है और मेरीन एनिमल है। कॉमनली इसको कॉमनली नोन एज कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब जेलीज को कहा जाता है, ठीक है। आगे इसमें कॉम जेली को हिंदी अगर कहा जाए देख पाएगा कि कंघी जेली के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं कि कॉर्डाटा इज अ फाइलम। कॉर्डाटा भी एक फाइलम डेट इंक्लूड्स एनिमल विथ स्पाइनल कॉर्ड्स जो होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आप समझ पाएंगे ब्रेन से संबंधित होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड सच एज मैमल्स एंड फिशेस, मतलब जो मैमल्स होते हैं और फिश होते हैं वो एग्जाम्पल है किसके, कॉर्डाटा का एग्जाम्पल है। अब इसमें देख पाएंगे कि मोलास्का जो है ये भी फाइलम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। डेट इंक्लूड स्नेल हो गया, जो जिसके जो है ऊपरी कवच जो होते हैं काफी मजबूत होते हैं। उसके बाद ऑक्टोपस है, उसके बाद क्लैम्स है, ठीक है। इतने सारे मतलब ये सब एग्जाम्पल हुए इनके, और हम सारे ही ऑप्शन को बताने की कोशिश की है दोस्तों। आगे देख पाए कि पश्चिम बंगाल में जो है बेलूर मठ किस ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक जो ये स्थल है, ठीक है ना। तो इसमें देख पाए बेलूर मठ संस्था का मुख्यालय पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं पश्चिम बंगाल में जो है बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है। तो यह जो है इसका जो है सही जवाब होगा, ऑप्शन आप देख पाएंगे। ये जितने भी आपको देख पा रहे होंगे कि ये प्रार्थना समाज और ये समाज सब वेद समाज वगैरह दिख रहा होगा, ये सभी जो है धार्मिक सोशल रिफॉर्मर टाइप का मतलब समाज सुधारक टाइप का है, ये देख पाएंगे। और इसमें जो है इसका सही जवाब होगा रामकृष्ण मिशन, इसका सही जवाब होगा। और यह सभी संस्था जो है एक कम्युनिटी से बिलोंग कर जैसे जैसे कि इसमें धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि रामकृष्ण मिशन जो है बेलूर मठ के बारे में आप चलिए जानते हैं कि बेलूर मठ जो है ये सभी जो संस्था है जो कि जागरूक करते हैं अपने धर्म के प्रति, ये सभी को जागरूक करने हैं कि कोई जो है ईश्वर को मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे हैं, इस तरीके की बात आती थी पहले। सती प्रथा को भी बहुत सारों ने सपोर्ट किया, कुछ विरोध किया, इस तरीके की बात वहाँ से समाज सुधारक टाइप का है, सोशल रिफॉर्मर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। बेलूर मठ जो है आप देख पाएंगे कि बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर एक जो है पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। बेलूर एक स्थान है, वहीं पर ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। बात किया कि यह जो है रामकृष्ण मिशन और अन्य जो है कृष्ण मठ का जो है मुख्यालय है। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का जो है मुख्यालय है। इस मठ की जो है इमारत की वास्तुकला में हिंदू है, ईसाई है, मुसलमानी तत्व का मिश्रण है, जो कि धर्मों की एकता का प्रतीक है। मतलब इसमें जो है यूनियन ऑफ कम्युनिटी का, यूनियन ऑफ रिलीजन का ये इसका जो है क्या है प्रतीक है, ये एक सिंबल टाइप का है, ठीक है। इसमें बात किया है कि इसकी जो है स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब इस जो है बेलूर मठ की जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो यह जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। चलिए और भी कुछ समाज के बारे में देखते हैं जो कि सोशल रिफॉर्मिस्ट टाइप का है। इसमें देख पाएंगे हम लोग आर्य समाज जो है इसका बात किया है दोस्तों। तो आर्य समाज की जो है इसमें संस्थापक बात किया है दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, 1875 में किया गया था दोस्तों। और इसमें आगे बात करते हैं कि बंबई में मथुरा के जो है स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की गई थी। मतलब इसकी जो स्थापना किया गया था बंबई में किया गया, और कब किया गया, तो 1875 में किया गया। और प्रेरणा किसकी प्रेरणा से किया गया, तो विरजानंद की प्रेरणा से किया गया था, ठीक है। और यह जो है ये बता देते हैं कि हिंदू सुधार आंदोलन है, यह जो है हिंदू सुधार आंदोलन है जिसका नाम है आर्य समाज। आगे बात किया जाए, यह आंदोलन जो है हिंदू धर्म में सुधार के लिए पश्चिमी प्रभावों के जवाब में शुरू किया गया। आर्य समाज ने जो है शुद्ध जो है वैदिक परंपरा में विश्वास किया। मूर्ति पूजा, अवतार जो है, बलिदान, झूठे और अनुष्ठानों और अंधविश्वास को खारिज किया। मतलब ये जो अंधविश्वास को बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे, उनको ये खारिज किया, ठीक है। पहले के जमाने में कहा जाता था कि ईश्वर ईश्वर ही सब कुछ है, इस तरीके का पहले बोला जाता था। ईश्वर की बातें जो है ईश्वर ने जो बनाया उसका तुम कॉपी नहीं कर सकते, इस तरीके का बात पहले बोला जाता था। कोई अगर पिक्चर्स बना दिए, अगर मुसलमान धर्म में अगर कोई पिक्चर बना दिए तो कहता था कि ईश्वर का नकल है, ऐसा कहा जाता था। तो उसमें अंधविश्वासों को क्या क्या पूरे खारिज कर दिया। झूठे अनुष्ठान और बलिदान वगैरह जो है, बलि वगैरह जो हम लोग देते हैं,
कोई अवतार लेते हैं, कोई कहते हैं कि कोई भगवान अवतार ले, इस तरीके की बातें, मूर्ति पूजा वगैरह को सबको इन्होंने खारिज कर दिया, ठीक है। और इसमें बात क्या है कि सदस्यों ने जो है छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया। मतलब जो भी जाति आधारित कम्युनिटी बेस्ड जितने भी भेदभाव थे, डिस्क्रिमिनेशन थे, उसको इन्होंने क्या किया, विरोध किया है, समझे। और जो है महिलाओं और शूद्रों को जो है योगो पवित्र पढ़ने के लिए वेद पढ़ने का अधिकार दिया। मतलब पहले जो है महिलाओं को शुद्ध नहीं माना जाता, तो इसको जागरूक करने के लिए इन्होंने उनको जो है यज्ञ हवन वगैरह करने के लिए, वेद पढ़ने के लिए प्रेरित किया। शूद्रों को जो है सबसे छोटे माना जाता है। पहले 4 धर्म थे, तो 4 धर्म में सबसे छोटा आता था, शूद्र आते थे, तो उसको जो शूद्र को जो है उनको भी कुछ अस्तित्व दिया, उनको भी कुछ स्थान दिए, ठीक है। उनको जो वेद पढ़ने वगैरह का अधिकार दिए। ये था पूरे आर्य समाज के बारे में, जो कि हिंदू से पूरे संबंधित है, हिंदू समाज सुधारक है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज में बात किया है, इसका जो है प्रार्थना जो है आत्मा से किया जाता है। तो आत्मा राम पंडूराव इसके क्या है, स्थापना की है। आगे इसमें है, उसमें और भी कुछ थे, महादेव गोविंद अनादे और इतिहासकार जो है आरजी भंडाकर जो है इसको 31 मार्च 1867 को जो है इसकी बॉम्बे में स्थापना की है दोस्तों। आगे इसमें देखा है वेद समाज जो है, वेद समाज की स्थापना जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित है। वेद समाज सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि यह जो है ब्रह्म समाज से क्या है, प्रेरित है। आगे इसमें इसकी स्थापना जो है 1864 को मद्रास में ही हुआ, जो कि चेन्नई में है, वर्तमान में कहाँ है, चेन्नई में है। वेद समाज जो है जाति भेदभाव को जो है समाप्त किया। जाति भेदभाव करने को, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन को जो है बिल्कुल ही इन्होंने द इंड कर दिया, मतलब जो इसको समाप्त कर दिया, फिनिश। आगे बात करते हैं कि विधवा और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। विधवा को जो है शिक्षा देने का और इस तरीके का, मतलब उसको प्रोत्साहित करने का इन्होंने काम किया। इसके सदस्य जो है एक ईश्वर के अस्तित्व में जो विश्वास करते थे, मतलब एक ईश्वरवादी थे ये लोग, ठीक है। इन्होंने जो है रूढ़िवादी, मतलब हिंदू धर्म के जो है अंधविश्वास और कर्म कांडों की जो है कड़ी निंदा की। रूढ़िवादी का मतलब होता है कि जो भी लिबरल लोग होते हैं, जो मतलब कहने का मतलब है कि जो अपने आप में सुधार नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो पुराने जमाने के में अड़े रहते हैं कि पुराना ठीक है, वो अंधविश्वास को मार, सभी को कर्म कांडों को जो है ये इन्होंने निंदा किया। आगे इसमें देख पाया कि जो रामकृष्ण मिशन हम लोगों ने पढ़ पाया, बेलूर मठ जो है वहाँ पर रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कर्म कांड मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये सब जो कर्म कांड को मानते हैं, इसका जो है देख पाए कि रामकृष्ण परमहंस के जो है महान शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना भी किए थे। आगे बात किया जाए कि इसकी स्थापना के केंद्र में जो है वेदांत दर्शन का प्रचार किया गया, ठीक है। वेदांत मतलब होता है वेदों का अंत, उसके दर्शन का जो है प्रचार प्रसार किया गया। इसके बारे में और भी देखिए फैक्ट है यहाँ पर। रामकृष्ण मिशन को भारत सरकार द्वारा 1996 में जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1998 में जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे 2 पुरस्कार मिला, एक गांधी शांति पुरस्कार और दूसरा जो है अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि 2 साल के अंतराल पर ही मिला था, एक 96 और एक 98 में। चलिए अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया जो कि ऐतिहासिक लड़ाइयाँ से संबंधित है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चंदेरी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। अब बात करते हैं कि इसमें चंदेरी का युद्ध, ये सभी जो है बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध है। पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद है चंदेरी का युद्ध होगा, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, उसके बाद 1530 में जो है ये मर गए थे। अब इसमें बात किया है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, चंदेरी का युद्ध जो है 1529 में हुआ था, ठीक है। 1529 में चंदेरी का 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, जबकि घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, ठीक है। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था और 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए और भी युद्ध के बारे में देखेंगे। ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखना बहुत जरूरी है, उससे हमको प्रेरणा सीखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें देख पाएंगे हम लोग चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। किसके द्वारा, किसके किसके बीच में लड़ा गया, बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। उपयुक्त लड़ाइयों अब कुछ देखेंगे कि किसके किसके बीच हुआ और कब कब हुआ था, ठीक है। अब इसमें देख पाएंगे नीचे हम लोग देख पाएंगे
पानीपत का जो है पहली लड़ाई अगर बात किया है, पानीपत का पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। एक चीज इसमें कॉमन हमेशा रहेगा कि ये सभी जितने भी युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़े गए हैं, ठीक है। एक चीज कॉमन रहेगा आपको, पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। खनवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। खनवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और घाघरा की जो लड़ाई है 1529 में बाबर और अफगान के बीच में हुआ, बाबर और अफगान के बीच में हुआ। एक इंपॉर्टेंट लड़ाई जो है बक्सर का युद्ध को देखते हैं। बक्सर यह युद्ध जो है 22 और 23 अक्टूबर 22 और 23 अक्टूबर जो कि अभी आने वाले हैं, 22 और 23 अक्टूबर 1764 के बीच हुआ था, ठीक है। यह जो है युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बनारस राज्य के महाराजा बलवंत सिंह, आगे बात की जाए बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम जो है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला जो है, इसमें आगे बात किया है कि इसमें मुगल साम्राज्य जो है सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय की जो है संयुक्त सेना के बीच लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो ये बक्सर के युद्ध थे, 1764 में लड़ा गया। एक युद्ध है इसमें प्लासी के युद्ध है। प्लासी का युद्ध हम लोग देखते हैं कि यह युद्ध जो है 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के प्लासी में हुआ था। ये प्लासी एक जगह है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यह युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि यदि सरकार का जो है राजस्व व्यवस्था जो है राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है। राजस्व को इंग्लिश में रेवेन्यू कहा जाता है, ठीक है। सरकारी राजस्व जो है, राजस्व व्यय अगर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, अगर रेवेन्यू जो रिसीव हो रहे हैं उससे अगर अधिक हो जाए, मतलब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो लॉस की बात हो रही है। तो राजस्व ये क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाएगा। अगर सरकार की जो है व्यय जो है सरकार की आमदनी से अधिक हो जाएगी तो ये राजस्व घाटा हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा आप देख पाएंगे कि ऑप्शन ए में है राजस्व घाटा, जिसको इंग्लिश में रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब रेवेन्यू डिफिसिट होगा। इसमें बात करते हैं कि ये कब क्या होता है, अगर इसका जो प्रभाव जो होता है ये क्या होता है, इसमें देखेंगे हम लोग, प्रभाव के बारे में देखेंगे। चलिए इसमें देख पाएंगे कि सबसे पहले ऊपर देखिए कि जब जो है सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से ज़्यादा हो जाता है तो इसे जो है राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटे का मतलब है कि सरकार की कमाई अपने विभागों को चलाने और सेवा देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना या फिर संपत्ति बेचनी पड़ सकती है, ठीक है। यह सरकार की जो है राजकोषीय स्थिति को और प्रभावित कर सकती है। अब देखिए राजकोषीय घाटा जो होते हैं रेवेन्यू डेफिसिट होते हैं कब होता है, जब सरकार का जो है राजस्व व्यय जो होता है राजस्व प्राप्ति से ज़्यादा हो जाता है। जब सरकार की आमदनी कम हो जा रही है और व्यय ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, राजस्व घाटा हो रहा है। क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में चलिए जानते हैं। सरकार की जो है कमाई अपने विभागों को संचालन और सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। मतलब इसमें जो है सरकार को अपने विभाग को सारे चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होते, इसमें पैसा उतना आ ही नहीं रहा, ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए ये लोड पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, लॉस होता है हमेशा। इसमें बात करते हैं कि सरकार को उधार लेना या संपत्ति बेचना पड़ सकता है, इसमें संपत्तियां बेचनी भी पड़ती है। सर बेचने का मतलब है कि जो जो भी पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट करना, किसी के हाथ में देना, ऐसे करके राजस्व प्राप्ति में जो है सरकार द्वारा वसूले गए कर और शुल्क, निवेश पर जो है निवेश पर मिलने वाले ब्याज और लाभांश और विभिन्न सेवाओं के बदले मिलने वाले रकम शामिल है। इसमें जितने भी मतलब विभिन्न सेवा कर रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें मिलने वाले जितने भी रकम है यानी पैसा है वो सभी इस पर इसमें वो सभी इंक्लूड है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी से संबंधित है। भारत की जो है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा, मतलब न्यायिक समीक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा जो है किस देश से ली गई है। मतलब जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा जो है किस देश से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सारे आप देख पाएंगे कि इसका ऑप्शन सही होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब जिसको शॉर्ट में यूएसए कहा जाता है। ओके, अब इसमें बात किया है दोस्तों
इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया गया है, तो हम हिंदी में देखेंगे। आप इंग्लिश में भी चाहेंगे तो देख सकते हैं, हम इंग्लिश में बता देते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, मतलब ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। आगे बात करते हैं अदर फीचर्स फ्रॉम द यूएसए फंडामेंटल राइट्स हो गए, जिसको एफआर कहा जाता है, जो कि भाग 3 में है, हमारे संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, मतलब जुडिशियरी न्यायपालिका के जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसकी अवधारणा जो है अमेरिका से ही लिया गया है। अगला है जुडिशियल रिव्यू है, यह भी अमेरिका से लिया गया है। द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब महाभियोग लगाना किस पर, प्रेसिडेंट पर, यह भी जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह भी जो है अमेरिका से ही लिया गया। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब पद जो लिया गया है किसके, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति का पद जो है यहीं से लिया गया है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, यह भी यूएसए से लिया गया, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है। और भी कुछ बात करते हैं कि ब्रिटेन से जो लिए गए हैं, ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं। ब्रिटेन से आप देख पाएंगे कि संसदीय सरकार विधि का नियम, मतलब विधि का नियम जिसको कानून का नियम भी कहा जाता है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली जो है, परमाधिकार न्यायाधीश लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बात किया है तो समवर्ती सूची बात लिया गया है। व्यापार लिया गया है, वाणिज्य। उसके बाद है संसर्ग की स्वतंत्रता, और इसमें बात क्या है, संसद के दोनों सदन में संयुक्त बैठक। इसमें संसद के दोनों सदस्यों की जो है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कनाडा का बात क्या है, तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र द्वारा राज्य की जो है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा जो है राज्यपाल, राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है, ये कनाडा से लिया गया है। कोई अगर पूछे, अगर एग्जाम में आए कि राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र के द्वारा कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। इसके बाद क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है सलाहकार क्षेत्राधिकार जो है, जितने भी सलाहकार क्षेत्राधिकार करने का सेंस है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। जैसे कि राष्ट्रपति सलाह ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, 143 के तहत लेते हैं। आगे इसमें बात किया कि आयरलैंड के जो संबंधित बात किया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको डीपीएसपी भाग 4 में है, यह लिया गया है 35 से 51 के बीच में है। राज्यसभा के जो है सदस्यों का नामांकन, जो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा सदस्य जो है, उसके मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, उसके जो है नॉमिनेशन संबंधित, ये आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रक्रिया है, ये सभी वहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ओके, देखिए अगला, इसमें क्वेश्चन टाइप नहीं है, इसमें राजस्व, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय, ठीक है, वो ऊपर पूछा गया था। राजस्व पूछा गया था, राजस्व को बुलाता है रेवेन्यू, और राजकोषीय को बुलाता है फिजिकल, बुलाता है, ठीक है। अब इस बात का फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा जो होता है सरकार की जो है कुल आय, मतलब जो है कुल आय में जो इसमें बात क्या है, कर और गैर ऋण पूंजिया प्राप्ति, मतलब जो भी गैर ऋण छोड़ करके जो भी पूंजी मिल रहा है सरकार को, और उसके जो है कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, मतलब कितना खर्चा कर रहा है और सरकार को कितना आय हो रहा है। और आय में केवल कुल कर और जितने भी पूंजियां जो कि ऋण को छोड़ करके, जो कर्ज ले रहे हैं, जैसे केंद्र से कुछ कर्ज ले रहे हैं, ठीक है, वो सब छोड़ करके, समझ गए, वो उसका आय हो गया सरकार का। और सरकार के जो है जितने भी खर्च हो रहे हैं, वो दोनों के बीच जितने भी अंतर है, उसी को बोला जाता है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब इसको देख पाइएगा आप कि राजकोषीय घाटा को कुछ लोगों के द्वारा एक अनुकूल जो है आर्थिक नीति के रूप में, मतलब आर्थिक नीति का कहने का सेंस है इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, के रूप में माना जाता है, खास करके मंदी के दौरान। मंदी के दौरान अगर बात किया है दोस्तों, मंदी को स्लो डाउन कहा जाता है, जब हमारा इकोनॉमिक्स स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि सरकारें जो है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकती है। हालांकि निरंतर और बड़े घाटे से उच्च ब्याज दर जो है, मुद्रास्फीति जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है, और जो है अवमूलन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती है, ठीक है। तो ये थी फिजिकल डिफिसिट, जिसमें जो है सरकार की जो है कुल आय और इसके जो है व्यय के अंतर होते हैं, फिजिकल डिफिसिट जिसको कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देख पाइएगा कि स्वतंत्र रूप से लटकी हुई जो है चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी, मतलब इंगित करेगी भी कह सकता है, इंडिकेट कह सकता है कि इंडिपेंडेंटली हैंग्ड मैग्नेटिक नीडल इंडिकेट विच डायरेक्शन, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जो है इसका सही जवाब होगा इसका नॉर्थ, जिसमें होगा उसका सही जवाब होगा नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ इसका सही जवाब होगा, नॉर्थ और साउथ, जिसमें आप देख पाएंगे कि नॉर्थ और साउथ किसमें है, उत्तर और दक्षिण, ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, वो जो दिशा होगी हमेशा वो, इससे जो है कोई भी मतलब डायरेक्शन को पता करने के लिए पहले जो है नाविक से जो होते थे, नाविक मतलब कहने का सेंस है जो नाव के थे, सेलर्स वगैरह होते थे, फर्दिनांड मैगेलन जो हुए थे, मैगेलन जिसको बुलाता है, वो सभी जो है इसका प्रयोग करके पूरे जो है पृथ्वी को पता लगाया कि ये पृथ्वी क्या है, गोल है, इस तरीके का पता लगाया, इसी मैग्नेटिक इंडिकेशन से पता लगाया था। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देखते हैं। क्यों देखेंगे हम लोग, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई जो चुंबकीय सुई हमेशा जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। ठीक है, उत्तर दक्षिण, इसको नॉर्थ साउथ दिशा में रुकेगी। जब एक चुंबक जो है स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो चुंबक का जो है उत्तर ध्रुव जो है, उत्तर ध्रुव अगर बात किया है कि भौगोलिक उत्तर की ओर आकर्षित होती है, मतलब भौगोलिक रूप से अगर जियोग्राफिकल रूप से अगर बात किया है तो उत्तर की ओर इसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। एक रिपल्सन होता है और एक अट्रैक्शन होता है, तो इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, चुंबक का जो है दक्षिण ध्रुव जो है भूगोलिक दक्षिण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये दक्षिण की तरफ जो है आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण ये नॉर्थ साउथ को ये इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फुगरी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, फुगरी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, इसका सही जवाब होगा गोवा। गोवा में जो है इस नृत्य को मनाया जाता है। अब बात करते हैं इस नृत्य के बारे में, देख पाएंगे कि यह नृत्य जो है फुगरी नृत्य जो है गोवा में, महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, गोवा में भी मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और यह जो वहाँ का क्या है, एक फोक डांस है, ये क्या है, फोक डांस है। चलिए इसके बारे में देखेंगे। देखिए, फुगरी नृत्य जो है गोवा और महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। ठीक है, फोक डांस है, यह जो है कोकण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब यह जो नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को जो है गोवा के कुछ प्राचीन परंपराओं से बनाया गया है। फुगरी नृत्य के बारे में चलिए देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग देख पाएंगे कि फुगरी नृत्य जो है इसे, अब इसमें देख पाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है जो गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे जो है हिंदू परंपरा है, हिंदू जो है धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। अभी जो हाल फिलहाल में गणेश चतुर्थी मनाया गया था तो उसमें जो है ये प्रदर्शन किए जाते हैं, ये डांस है ये, और व्रत जैसे जो है हिंदू धार्मिक त्योहारों के दौरान जो है किया जाता है। इसे जो है ढोलों जैसे अन्य नृत्य के बाद भी किया जाता है, मतलब ढोल ताल के मतलब बाद भी किया जाता है। नृत्य करने से पहले जो है महिला जो है तुलसी तुलसी वृंदावन के सामने दीपक जलाती है, मतलब तुलसी जो होते हैं तुलसी का पौधा, उसके सामने क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। देवताओं को जो है मांड पर आने के लिए आमंत्रित इसमें किया जाता है। आगे देख पाएंगे कि आमतौर पर जो है फुगड़ी नृत्य जो है भाद्रपद के महीने में मनाया, मतलब ये भादो के महीना का बात किया जा रहा है, भाद्रपद मतलब भादो के महीना का बात किया जा रहा है, जो कि सावन के बाद होता है, जुलाई यानी अगस्त का महीना होता है ये। यह महिलाओं के लिए जो है अपने सामान्य नीरस कार्यक्रम से अस्थायी ब्रेक लेने का अवसर होता है, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं उसमें नीरस हो रहे हैं, आलसी टाइप का हो रहा है, तो उससे ये एक अस्थायी मतलब टेम्पोररी रूप से ये ब्रेक लेने के लिए त्यौहार आता है। ठीक है, जिसमें अपने मन को बदला जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार की वर्षा जो है पर्वत की जो है अनुवात ढाल की ओर होती है, मतलब पर्वत पर जो वर्षाएं हो रही है वो किस प्रकार की वर्षा है। ऑप्शन देख पाइएगा कि ऑप्शन में कहा गया है पर्वतीय वर्षा, पर्वत चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पर्वत की ओर जो हो रहा है तो इसको पर्वतीय वर्षा कहा जाए, क्योंकि चक्रवातीय वर्षा एक बिंदु एक पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी से उठ रहे हैं। संवहनीय वर्षा जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉन्वेक्शन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो इसको जो है संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है,
और ये जो है पर्वतीय वर्षा हुआ, ठीक ना। एक बार इसको हम लोग देखते हैं कि पर्वतीय वर्षा जो है, वर्षण जो है इसमें देख पाएंगे कि वर्षा बर्फबारी और या फिर जो है अन्य वर्षण प्रकार तब होती है जब नम हवाएं ऊपर उठती है। मतलब नम हवाएं का कहने का मतलब है जो भी मतलब ह्यूमिडिटी टाइप का जो है हवाएं जो है ऊपर उठ जाती है, और जैसे जैसे यह जो है एक पर्वत श्रृंखला की ओर चलती है तो इस प्रकार मतलब ये क्या होती है, पर्वतीय वर्षा वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षण भी इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में देख पाए। और ओरोग्राफिक जो है प्रिसिपिटेशन जो है रैन, स्नो एंड द अदर प्रिसिपिटेशन occurs when moist air is lifted as it मूव ओवर अ माउंटेन रेंज। मतलब एक माउंटेन रेंज के ऊपर जब लिफ्ट करती है, उठ रही है, तो ये मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर मतलब हवा में नमी है, नमी रहेगी तभी वर्षा होगी। तो वो वर्षा जो है जब हिमालयी क्षेत्र में जाएगी तो वहाँ पर ये वर्षा कराएगी, ठीक है। हवा वहाँ पर होगी तो वो वर्षा कराएगी। जैसे जैसे मतलब हवा हवा उड़ती है और ठंडी होती जाती है, पर्वत जन्य जो है बादल में बनते हैं और वर्षण के स्रोत बनते हैं, जिनमें जो है अधिकांश पर्वतीय कटक से नीचे की ओर गिरते हैं, ठीक है। अब इसमें बात क्या है कि कुछ वर्षा जो है कटक के नीचे थोड़ी दूर पर भी होती है, और कभी कभी इसे पलवन भी कहा जाता है। इसे जो है पलवन का कारण इंग्लिश में बोला जाता है, इसको स्पिल ओवर कहा जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा इसमें कि बहुत भारी वर्षा आमतौर पर एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो जो एक गर्म सागर से एक प्रचलित पवन के सम्मुख जो है, मतलब सम्मुख का मतलब सामने सामने होता है, ठीक है, स्थित होता है कि ऊपर की ओर उठती है। मतलब जब गर्म हवा जो होता है हमेशा ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। पिक्चर आप देख पाइएगा कि ये है कुछ इस प्रकार से, ये पर्वतीय वर्षा है, ये पर्वतीय वर्षा है। आप इसमें देख पाइएगा ना, ड्राई जो है डिसेंडिंग एयर है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। और नीचे से ऊपर कौन जा रहे थे, मॉइस्ट राइजिंग एयर, मतलब जिसमें हवा में नमी है तो ये ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और ड्राई है, सूखा हवा है, डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रही है। रेन का जो है ये पर शेडो रीजन आप देख पाएंगे कि ऊपर पहाड़ के सबसे ऊपर रेन का शेडो रीजन है ये, और प्रिसिपिटेशन हो रहे है ये। इसमें देख पाइएगा कि बादल में जो है छोटे छोटे आकार के जो हो रहे हैं, तो वो स्नो टाइप का ये जो है प्रिसिपिटेशन हुए इसमें, ठीक है। कंडेंसिंग वाटर वेपर जो कंडेंस हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो उसके बाद वर्षाएं हो रही। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि भारत रत्न विजेता जो है भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र से संबंधित है। आप बात करते हैं कि भूपेन हजारिका जो है यह कला क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से, कला क्षेत्र से संबंधित है। और यह जो है लिरिसिस्ट है, मतलब गाना के जो होता है लिरिक्स जो लिखते हैं वो थे ये, लिरिक्स लिखने वाले थे, जिसको इंग्लिश में लिरिसिस्ट बोला जाता है। अब इसके बारे में, इनके बारे में चलिए कुछ डिटेल्स में देखते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है कला, तो ये कला इसका सही जवाब होगा। चलिए इनके बारे में देखते हैं। भूपेन हजारिका के बारे में आप देखिए, इसमें देखिए कहा गया है कि भूपेन हजारिका भारत के एक भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि भी है, ये अभिनेता भी है और कलाकार भी है, संपादक, फिल्म निर्माता है, मतलब फिल्म मेकर जिसको बुलाता है, प्राध्यापक भी है और राजनीतिज्ञ भी है, पॉलिटिशियन भी है ये। इन्हें जो है व्यापक रूप से जो है सुंधा कंठ के नाम से भी जाना जाता था। सुंधा कंठ के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो ये भूपेन हजारिका, इनके नाम से ब्रिज भी है, भूपेन हजारिका ब्रिज। इनके गीत जो है मुख्य रूप से जो है असमिया भाषा में लिखी गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इनकी गीत है मुख्य रूप से किस भाषा में है, तो असामीज भाषा में है। ये 14 हमारे जो भारतीय संविधान में जो 22 भाषा का उल्लेख है उसमें असामी भी है, कश्मीरी भी है, ठीक है, गाए गए थे, जो कि मानवता और सार्वभौमिक भाईचारा के जो से चिन्हित है। मतलब ये सार्वभौमिक मतलब पूरे पृथ्वी पर जिसको जो मान्यता प्राप्त होती है उसको सार्वभौमिक है, सभी जगह मान्य है। आगे बात करते हैं कि कई भाषाओं में अनुवादित और गाए गए, मतलब बहुत सारे भाषा में अनुवादित किए गए, तो ये सभी जगह के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। विशेष रूप से बंगाली और हिंदी में भी, तो हिंदी हो गया तो और भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी हमारा सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है। आगे इसमें देख पाएंगे हम लोग कि इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था।
अवार्ड्स में आप देख पाएंगे कि इन्हें जो मरणोपरांत 2012 में जो है आप देख पाएगा कि भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला। इसमें देख पाएगा कि इन्हें जो है मरणोपरांत 2012 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान। अब बात करते हैं कि नागरिक सम्मान में आप ये 1 नंबर पर क्या होता है, तो भारत रत्न होता है, दूसरा पर क्या होता है, पद्म विभूषण होता है, तीसरा पर होता है पद्म भूषण और चौथा पर होता है पद्म श्री होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊंचा कहेगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है भारत नागरिक सम्मान भारत का कौन सा है, तो भारत रत्न है, दूसरा नंबर पर है पद्म भूषण विभूषण है, पद्म उसके बाद तीसरा नंबर पर पद्म भूषण और चौथा नंबर पद्म श्री है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इन्हें जो है 2019 में जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मतलब 2012 में इनको जो है पद्म विभूषण मिला, मतलब दूसरा सम्मान भी मिल गया, पहला सम्मान भी इनको मिल गया। इन्हें जो है दिसंबर 1998 में से जो है दिसंबर 2023 3 तक जो है संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद पर भी इन्हें चुना गया। मतलब ये जो है अध्यक्ष पद पर भी बने रहे थे। ठीक है, और भी इनको पुरस्कार ऊपर मिले हैं, आप देख पाए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इनको मिला है। दादा भाई फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 1992 में इन्हें मिला। भारत में सिनेमा के लिए सर्वोच्च जो है पुरस्कार भी मिला इन्हें। संगीत नाटक अकादमी अनुदान 2008 और संगीत नाटक अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें मिला। इतने ढेर सारे जो है फिल्म के क्षेत्र में इन्हें मिला। आगे देखो सर्वश्रेष्ठ जो है संगीत निर्देशक के लिए जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें मिला। इतने सारे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और इधर इंग्लिश वर्जन हमने मेंशन कर रखा हूं, आप देख लीजिएगा इस पीडीएफ को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे देख पाएंगे कि राटेला जो है पांडुगा जो है नृत्य जो है त्योहार है। राठेला पंडुगा जो है किस राज्य का त्योहार है, तो ये जो है आपको बता दें आंध्र प्रदेश का ये त्योहार है। ये राठेला पांडुगा किस राज्य का त्योहार है, तो ये आंध्र प्रदेश का त्योहार है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसको जो है रोटिया की ईद, मतलब इसे रोटिया का ईद या फिर रोटेला पांडुगा एक वार्षिक 3 दिवसीय जो है ये त्योहार है। मतलब 3 दिवसीय करने का सेंस है वर्ष में जो है ये 3 वर्ष में एक वार्षिक रूप का, ये मतलब एक वर्ष में मनाया जाता है और 3 दिन का होता है ये। ठीक है, जो कि जो है नेल्लोर कह दीजिए और फिर आंध्र प्रदेश भारत में जो है 12 शहीद दरगाह पर जो आयोजित किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से बात किया जाए तो ये जो है आंध्र प्रदेश का त्योहार है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है तो वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टोटल क्वेश्चन जो मुझे प्राप्त हुए हैं, तो मैं टोटल क्वेश्चन को एनालिसिस करने का कोशिश किया दोस्तों, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। और यदि यह एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो हमारा जो है चैनल जो है फास्ट सरकारी नौकरी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।